Now today let's start with chapter number 6, the Great Uprising. ठीक है, the revolt of 1857 था, it was a great uprising. By the middle of 19th century, British established themselves as a main political power in India. British ने मिडल 19th century तक अपने को क्या बना दिया, मेन पॉलिटिकल पावर बना दिया इंडिया. A large part of country, including even the area ruled by Indian princes, were directly or indirectly under their control. King, queens, peasants, landlords हो गए, tribals हो गए, soldiers हो गए, they were affected in different way by the British policy. ये effect हुए by the different British policy. मुगल एम्पायर एंड नवाब लूज देयर पावर. जो मुगल एम्पायर था और जो नवाब थे उन्होंने अपनी पावर को खो दिया. Mughal Empire and Nawab lose their power. They excite not only in the namesake, they had neither territory nor power. ना तो उनके पास कोई टेरिटरी थी, ना कोई पावर थी, और जो रेजिडेंट थे उनको स्टेशन करा गया कोर्ट पे. उनकी जो रेवेन्यू और टेरिटरी थी वो किसने ले ली, स्टेजेस ने. Many ruling families tried to negotiate with the company. उन्होंने उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा, and they were confident of superiority or military power, turned down this space. And Awadh was the last territory to be annexed. Now company even began to plan how to bring Mughal dynasty to an end. अब कंपनी क्या प्लान कर रही थी कि कैसे अब मुगल डायनेस्टी को एंड पे लेके आया जाए. ठीक है, मुगल किंग वॉज रिनोव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी. 1856 में गवर्नर कैनिंग थे जिन्होंने डिसाइड करा दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, एंड आफ्टर हिज दैट नन ऑफ हिज डिसेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग. किसी भी तरीके का कोई डिसिडेंट उसका हम किंग को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. द पीजेंट, जमींदार, सिपाहीज वर वरीड. अब ये तीनों, चाहे पीजेंट्स हो, चाहे जमींदार हो, चाहे सिपाहीज हो, सारे क्या थे, बहुत ज्यादा वरीड थे. बिकॉज दे वर रेजेंटेड द हाई टैक्सेस एंड रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. आपको टैक्सेस भी कैसे करने, हाई पे करने. जो टैक्सेशन का मेथड था रेवेन्यू कलेक्शन का, वो भी बहुत ज्यादा रिजिड था. एंड द लॉस ऑफ जमींदारी कॉज नोबल मैन एंग्री. इंडियन सिपाहीज ने कंपनी में एम्प्लॉय करा. रीजन क्या था, फॉर डिस्टेंट. ठीक है, ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी वर अनहैप्पी. जो जितने भी सेक्शन है इंडियन सोसाइटी के, दे वर अनहैप्पी बाय द ब्रिटिश रूल. एज अ प्रोटेस्ट टू ऑल इनजस्टिस, large number of protests and revolts broke out in different parts of the country. So the British have more difficulty in suppressing them without much. ज़्यादा efforts Britishers को नहीं लगाना पड़ा, बिना efforts के वो suppress हो गए. अब revolt की बात करते हैं. The revolt of 1857 came as the biggest challenge to the British authority in India. अब हम बात करेंगे causes क्या थे. सबसे पहले हम बात करेंगे revolt के causes क्या थे. Economic causes की हम बात करें, वो क्या है कि ब्रिटिश एटीट्यूड ऑफ इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया. सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या था रिवोल्ट का, कि जो ब्रिटिश का एटीट्यूड था वो क्या था, इकोनॉमिकली उन्हें एक्सप्लॉयट करना था लोगों को. पीजेंट्स सफर ड्यू टू हाई रेवेन्यू डिमांड्स एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ इट्स कलेक्शन. क्रॉप में फेल हुए और उनको फोर्स करा गया कि आप लैंड रेवेन्यू पे करो. आर्टिशियंस और क्राफ्ट्समैन वर रूल्ड बाय अनफेयर कॉम्पिटिशन. मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन वर इम्पोर्टेड इन इंडिया, बिना किसी तरीके की ड्यूटी लगाए हुए, और वो चीप रेट में बेचा गया. सो द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो रिमेंबर. उसके बाद ड्यूरिंग द रूल ऑफ इंग्लिश, जो पीपल हैं वो अर्न द लिविंग बाय फॉलोइंग रिलीजियस एंड कल्चर प्रोफेशन से प्राइस पोएट हो गए. इनका जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था वो लॉस्ट हो. उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल कॉजेस की. ब्रिटिश पॉलिसी लाइक एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडियन रूलर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विद रूलिंग सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड लीडर जैसे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, ये बिकम ग्रेट एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश. और रिवोल्ट भी हुआ विद रिस्पेक्टिव टेरिटरी. एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नमेंट ऑल्सो हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ सिपाहीज ऑफ द कंपनी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिपाहीज जो थे वो कहाँ से आते थे, स्टेट से. ठीक है, एंड द फार्मर्स वर मेड टू पे हायर रेवेन्यू. एट सेम टाइम कोई भी अरेंजमेंट नहीं थी जिनसे उनको क्या कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दिया जाए अगर उनकी जॉब लॉस्ट हो. ठीक है, उसके बाद सोशल कॉजेस की अगर हम बात करें, कंजर्वेटिव इंडिया सोसाइटी डिड नॉट लाइक वेरियस सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश. रिफॉर्म जैसे अबॉलिशन ऑफ सती, लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज, एक्सटेंशन करा गया वेस्टर्न एजुकेशन टू वुमेन, and the various social discrimination faced by Indians like denial of promotion, opportunity of appointment to high position. इसने क्या करा, टर्न करा एजुकेटेड इंडियंस को अगेंस्ट द ब्रिटिश. ठीक है,
नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम रिलीजियस कॉजेज। लोगों ने जो एक्टिविटीज थे क्रिश्चियन मिशनरीज की वो ज्यादा बढ़ने लगी। दे feared that the British government was determined to destroy their religion, और वो हर सारे लोगों को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, क्रिश्चियनिटी। लेकिन एक्चुअल कन्वर्जन किसने made by the missionaries in some area added to fear. British government imposed taxes on land belonging to temple and mosque. ये इससे क्या हुआ, पब्लिक कंसर्न कॉज हो गई, पब्लिक क्या हुई, जागरूक हुई। उसके बाद मिलिट्री जो कॉजेस थे वो पॉपुलर हुए, एंड मेजर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स वर किलिंग एंड वेरियस इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस हैड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दी सिपॉइज। जिसके सिपॉइज थे उन पे इन सब चीजें का, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, जो सिपॉइज थे। ठीक है, दे वर पेड मच लेस देन ब्रिटिश काउंटरपार्ट। जितना ब्रिटिश को पे दिया जाता था उससे कम दिया, और जो प्रमोशंस थे वो भी लिमिटेड थे। इंडियन सिपॉइज वर नॉट अलाउड टू वियर मास्क शोइंग देयर कास्ट एंड सेक्स। क्या उनको अलाउ नहीं किया जाता था, आप किसी भी तरीके का मास्क नहीं पहने। The Act of 1860 and the new recruit were to travel overseas. Its need did also cause much annoyance. Hindu beliefs traveling overseas lost of caste. Foreign service allowance, जिसे भट्टा कहते हैं, उसको यूज करा गया था get earlier for fighting outside the country. उन्हें ही मिलेगा जो आउटसाइड द कंट्री क्या करेंगे, फाइट को। राइट, नेक्स्ट इज ग्रेस कार्टिलेज इंसिडेंट। ये सबसे बड़ा इंसिडेंट है और जिससे क्या हुआ था, आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। Discontent or anger था against the British rule growing among the Indians, long time, and spark was need to stop. बस एक spark चाहिए थी, और वो spark क्या थी, the Graced Cartilage Incident। ठीक है, at the time न्यू टाइप ऑफ राइफल जिसे हम इन्फेंट राइफल कहते हैं इंट्रोड्यूस करी गई थी, और जिसका कार्टिलेज है वो गीस्ट पेपर, मतलब जो बीटन ऑफ बिफोर यूजिंग कार्ट, आपको पहले इसको चबाना निकालना पड़ता था। ठीक है, तो रूमर स्प्रेड दैट गीज वाज यूज्ड इन पेपर वाज काउ एंड पिग। वो किसका बना हुआ था, काउ और पैकफिट, पिग के फिट का, जो दोनों क्या था, हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को क्या कर रहा था, हार्म कर रहा था। ठीक है, बोथ द कम्युनिटीज रिफ्यूज टू यूज द कार्टिलेज, और एक इमीडिएट कॉज बना रिवोल्ट का, और यहीं से क्या होता है, आपके रिवोल्ट की शुरुआत होती है, बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट। फर्स्ट प्रोटेक्ट्स केम फ्रॉम मंगल पांडे, सोल्जर बिलोंगिंग टू 34th इन्फेंट्री स्टैंडर्ड एट बराकपुर नियर कॉलेज। उन्होंने रिफ्यूज करा, इससे ब्रिटिशर्स एंग्री हो गए, एंड ही अरेस्टेड एंड हैंग्ड ऑफ फॉर हिज डिसोबीडियंस। भाई उसने ओबे नहीं करा, इस बात पे उसको पनिश करा गया और हैंग कर दिया गया। अगेन ऑन 24 अप्रैल 1857 कुछ सोल्जर्स थे जो स्टेशन थे एट मेरठ, उनको रिफ्यूज करा कि वो कार्टिलेज को यूज करेंगे, एंड दे वर अरेस्टेड एंड पनिश सिवियरली ऑन 9 मई 1857। उनको पनिश करा गया था 9 मई 1857 को, और 10 मई 1857 को आर्मी सोल्जर्स इन मेरठ रिवोल्टेड। उन्होंने कब स्टार्ट हुआ था मेरठ से रिवोल्ट, 10 मई 1850 से। ठीक है, दे रिलीज देयर इम्प्रिजन्ड कॉमरेड्स, और उन्होंने एक फ्लैग रेस्ट करा ऑफ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 11 मई soldier is Delhi, where they joined local rebel, captured Delhi and declared Mughal emperor इसको बहादुर शाह जफर को एज अ एम्परर ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट की। रिवोल्ट कहाँ का स्प्रेड हुआ? इट्स स्प्रेड टू वेरियस पार्ट, सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इट। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली ये मेन सेंटर थे, और जो अपराइजिंग थी वो कुछ पार्ट्स ऑफ बंगाल, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी फैली। जैसे हम बात करते हैं लखनऊ, लखनऊ में किसने लड़ा रिवोल्ट? हजरत महल। ही वॉज द बेगम ऑफ अवध थी, एंड हु वॉज एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ हर सन। उसने हेल्प करा लखनऊ के सिपाहीज को, जमींदार्स को, और जो अवध के पेजेंट्स हैं उनको। बेगम ने एक ऑल आउट अटैक ऑर्गेनाइज करा एंड कंपेयर टू गिव अप सिटी। दे इंटरेस्ट देमसेल्फ इन द रेजिडेंसी बिल्डिंग। इन्होंने रेजिडेंसी को सीज करके, लेकिन वो फेल हो गए। एंड इसमें लीडर्स कौन कौन थे? दिल्ली से बख्त खान थे, उसके बाद कानपुर से नाना साहिब, तानपिया तोपे और अजीमुल्ला। लखनऊ से बेगम अशरफ महल, ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, बरेली से खान बहादुर, अरहा से कौन थे? आपके कुंवर से। नाउ इंसिडेंट एट अवध। अब हम अवध के इंसिडेंट की बात करते हैं। द रिवोल्ट वाज एज इट टेक इन अवध, लखनऊ द कैपिटल ऑफ अवध, एंड नवाब वजीर अली शाह वाज द रूलर। लखनऊ क्या थी? अवध की कैपिटल थी, और रूलर कौन था? नवाब वाजिद अली खान। ठीक है,
The people went to rampage and complete massacre of British took place. Sir Henry Lawrence, जो चीफ कमिश्नर थे, 1000 इंग्लिश और 700 इंडियन सोल्जर, इन्होंने रिफ्यूज करा, फॉट रिफ्यूज इनसाइड द रेसिडेंस। इसमें आपके सर जो हेनरी लॉरेंस थे वो नटोरियस थे, और इंग्लिश जनरल ओमेन की हम बात करते हैं। बेगम हजरत महल, शी वॉज द लीडर ऑफ रिबेल, प्रोक्लेम्ड हर यंग सन। बर्जेस खादर, नवाब ऑफ एवध, कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस, ट्रूप ऑफ इंग्लिश गोरखा सोल्जर्स। उन्होंने क्या करा, रिकैप्चर करा आफ्टर अ सीरियस बैटल, और तब करा मार्च 1858। उसके बाद क्या होता है, सप्रेशन होता है रिवोल्ट का, और कंपनी फाइट बैक इन स्पाइट ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल क्लास ऑफ पीपल। इट टुक ब्रिटिश आर्मी लिटिल लेस देन 1 year टू पुट डाउन द रिवोल्ट। ब्रिटिश आर्मी जो आपकी कॉलिन कैम्पबेल और हेनरी हैवलॉक, उन्होंने अपनी टेरिटरीज को खो दिया, और बहादुर जफर जो लास्ट मुगल एम्पर थे उनको प्रिजन में डाल दिया, और उन्होंने एग्जाइल करा कहा, रंगून में। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान डाइड इन फाइटिंग। नाना साहिब और जो बेगम हजरत महल थी वो नेपाल चले गए, एंड वाइल तांत्या तोपे को कैप्चर कर लिया गया, उसको हैंग कर दिया गया। कॉजेज ऑफ फेलियर, देखो भाई इसके जो रिवोल्ट के कॉजेज थे फेलियर के, वो क्या थे। रिवोल्ट डिड नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ, क्योंकि जो सदर्न और जो वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का वो लार्जली अनअफेक्टेड रहा रिवोल्ट। ठीक है। मैनी ऑफ द इंडियन रूलर रिफ्यूज टू हेल्प रिबेल्स इन सम वर ओपनली सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश एंड सप्रेस्ड। रिबेल कुड नॉट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मिडल एंड अपर क्लास। देखो इनको सपोर्ट नहीं मिला मिडल और अपर क्लास का और मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस। द रिवोल्ट वॉज अनऑर्गेनाइज, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि हम कैसे रीजन को कैप्चर करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिवोल्ट फेल्ड ही हुआ। ओवरऑल लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट वाज वीक। इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ होल कंट्री, लीडर्स हैड सेल्फ इंटरेस्ट इन माइंड। लीडर्स के माइंड में क्या था, बस अपना सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है। सोल इंटेंशन क्या थी कि वो अपनी टेरिटरी को फ्री करेंगे, वो नो नेशनल लीडर टू कोऑर्डिनेट इन द मूवमेंट, और एंड इट गिव अप 1% टैक्स। उसके बाद इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनाइज एंड पावरफुल ब्रिटिश आर्मी इक्विप्ड विद मॉडर्न फायरमेंस, रिवेंट लैंड फंड्स एंड वेपन। देखो फंड्स की भी कमी थी और वेपन्स की भी कमी। द रिवोल्ट ऑफ 1867 पेव्ड द वे फॉर द नेशनल स्ट्रगल। ये पहला इंडिकेशन था कि इंडियन वांट्स टू गेट रिड ऑफ फॉरेन। ये पहला इंटेंशन था कि जो इंडियंस है वो फॉरेन रूल से दूर होना चाहते थे, एंड दे वर रेडी टू स्टैंड यूनाइट। It failed to achieve its main objective and sowed the seeds of nationalism in the heart of India. और इसने क्या करा, इंडियंस के दिल में एक नेशनलिज्म की फीलिंग को उगा। ठीक है। Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.